नमस्कार। पिछले क्लास में हमने सिग्नल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एवं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स को का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली होता क्या है और ये किस लिए आवश्यक होता है। आज हम एनएलएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एनएलएस की डिस्कवरी हुई और कौन सी ऐसी सीक्वेंसेस होती है जो कि एनएलएस बनाती है। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल डायरेक्ट न्यूक्लियर प्रोटीन टू द न्यूक्लियस। जैसा आपको पता नाम से पता लग रहा है, बेसिकली इसकी हेडिंग से पता लग रहा है कि होता क्या है। जो ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स है ना, ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स को, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती है, उनको डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ऑल प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म and imparted into the nucleus through nuclear pore complexes. Such proteins contain a nuclear localization signals that direct their selective transport into the nucleus. जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना न्यूक्लियस में, वो सिंथेसाइज कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होने के बाद में वो न्यूक्लियस में इंपोर्ट होती है। किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। और इन प्रोटीन्स में हमेशा एक ऐसा सिग्नल्स होता है जो कि इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। These sorting signals called nuclear localization signals and are responsible for the selectivity of this active nuclear import processes. The signals have been precisely defined by using recombinant DNA technology for numerous nuclear proteins as well as for proteins that enters the nucleus only transiently. अब ये इन सिग्नल्स का कैसे पता चला, बेसिकली कैसे ये डिफाइंड हुए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा के प्रोसेस के द्वारा इनको डिफाइन किया गया। और ये उन प्रोटीन्स के लिए किया गया जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स थे, इसके साथ साथ में उन प्रोटीन्स के लिए भी किया गया जो कि ट्रांजिएंटली न्यूक्लियस में एंटर हो जाते थे। द सिग्नल कंसिस्ट ऑफ one or two short sequences that are rich in the positively charged amino acids lysine and arginine. अब ये जो सिग्नल्स थे, ये एक अथवा दो शॉर्ट सीक्वेंसेस के बने हुए थे जिनमें कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स जो कि लाइसिन तथा आर्जिनिन होते हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये एनएलएस कैसे डिस्कवर्ड हुआ, बेसिकली कैसे पता चला इसका तो एनएलएस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ सिमियन वायरस 40 दैट प्रोड्यूस्ड एन abnormal फॉर्म ऑफ द वायरल प्रोटीन कॉल्ड टी एंटीजन। अब इसका कैसे पता चला, बेसिकली ये है ना, जो सिमियन वायरस 40 के म्यूटेंट का स्टडी कर रहे थे, उनमें क्या हो रहा था, एक एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द वायरल प्रोटीन बन रहे थे जिसको कहा लार्ज टी एंटीजन। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेसिकली कि द वाइल्ड टाइप फॉर्म ऑफ दिस प्रोटीन इज लोकलाइज्ड टू द न्यूक्लियस इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स whereas some mutant forms of large T antigen accumulated in the cytoplasm. अब इसमें क्या देखा गया, बेसिकली सिमियन वायरस 40 में जो ये टी एंटीजन होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है। किन में, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के न्यूक्लियस में टी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन यदि म्यूटेटेड फॉर्म हो किसकी, टी एंटीजन की, तो वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टी एंटीजन है, इसमें म्यूटेशन से कोई ऐसा बदलाव हुआ जिससे क्या हुआ कि वो न्यूक्लियस में जाने के बजाय वो साइटोप्लाज्म में ही रह गया। ठीक है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर देखी गई तो पता लगा
कि जो टी एंटीजन है उसकी ये टी एंटीजन के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स थे, सॉरी ये है ना जो अमीनो एसिड्स थे, जो जैसे प्रोलिन प्रोलिन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन एंड वैलिन। इसकी जब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी गई तो ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप में ये उपस्थित है, ठीक है। और वाइल्ड टाइप में उपस्थित है तो ये देखिए आप न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल आसानी से ये टी एंटीजन इसके अंदर दिख रहा है। इसको हमने इम्यूनोफ्लोरोसेंस की स्टडी के द्वारा देखा। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या करते हैं, बेसिकली हम जो टी एंटीजन है उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि फ्लोरोसेंट लेबल्ड होती है, उसको अपन डालते हैं। यदि टी एंटीजन जहाँ पे प्रेजेंट होगा, यदि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा तो साइटोप्लाज्म में वो जाकर के एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी, और यदि मान लो एंटीबॉडी यदि न्यूक्लियस में बाइंड हो जाए, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस में आपका टी एंटीजन मौजूद है। और जब इसकी म्यूटेटेड फॉर्म की अमीनो एसिड सीक्वेंसेस देखी गई तो पता लगा कि इसमें ये जो सेकंड पोजीशन पे जो लाइसिन था वो बदल गया किसमें, थ्रियोनिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिग्नल है, ये जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो क्या है, न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल है, ये अपन कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। यदि इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो ये जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में नहीं पहुंच पाती। ये देखिए आप, ये न्यूक्लियस बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, जबकि इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल चमकीला दिख रहा है। यानी साइटोप्लाज्म में क्या है, आपका टी एंटीजन मौजूद है। क्यों? क्योंकि टी एंटीजन के अंदर म्यूटेशन होने से क्या हुआ, उसका जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन जो सिग्नल्स थे उसमें बदलाव हो गया और वो प्रोटीन न्यूक्लियस में नहीं जा पाई। तो इस केस में वो प्रोटीन आपको साइटोप्लाज्म में ही दिखती है। इसका जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखा गया तो उसमें आपको पता लगा कि वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ही है, न्यूक्लियस बिल्कुल, ये देखिए आप, बिल्कुल इसमें ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है ये क्या बनाती है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स बनाती है। यहाँ पे वही बात कि जैसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल में ना जो म्यूटेशन हुआ और ये क्या करती है, इस जो टी एंटीजन जो है उसको न्यूक्लियस में जाने से रोक देती है। So the mutation responsible for this altered cellular localization all occur within a specific 7 residue sequence rich in basic amino acids near the C terminus of the protein। कौन सी, प्रोलिन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन और वैलिन। ये क्या है, आपकी 7 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स का निर्माण कर रही है। और ये जो सिग्नल्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं जिससे कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस की तरफ चली जाए और न्यूक्लियस में या कहते हैं अपन इंपोर्ट हो जाए। और यदि ये प्रोटीन में यदि कोई म्यूटेशन हो जाता है तो ये प्रोटीन न्यूक्लियस में नहीं जा पाती और ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाती है, जिसको हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आसानी से देख पाए। सो अगला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट विथ इंजीनियर्ड हाइब्रिड प्रोटीन्स इन विच दिस सीक्वेंस वाज फ्यूज्ड टू अ साइटोसोलिक प्रोटीन्स demonstrated that it direct transport into the nucleus and consequently functions as an NLS. NLS sequence subsequently were identified in numerous other proteins imported into the nucleus। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या किया गया, बेसिकली एक हाइब्रिड प्रोटीन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा एक हाइब्रिड प्रोटीन का निर्माण किया गया। हाइब्रिड प्रोटीन का निर्माण कैसे किया गया, बेसिकली एक साइटोसोलिक प्रोटीन ली। साइटोसोलिक प्रोटीन कौन सी, जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहती है, वो प्रोटीन ली गई और उस प्रोटीन के साथ में क्या किया गया, एनएलएस की सीक्वेंसेस जोड़ दी गई, ठीक है। अब वो प्रोटीन रहनी कहाँ चाहिए थी, साइटोप्लाज्म में रहनी चाहिए थी, लेकिन एनएलएस जुड़ने से क्या हुआ, वो प्रोटीन न्यूक्लियस में जाकर के चली गई, ठीक है, और न्यूक्लियस में इंपोर्ट हो गई बेसिकली वो प्रोटीन। अर्थात क्या हुआ कि साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन है या साइटोसोलिक जो प्रोटीन्स है उसमें भी यदि हम एनएलएस सीक्वेंस को उसके साथ में अपेंड कर दें या एक है ना जो हम लोग इंजीनियर्ड हाइब्रिड प्रोटीन बना लें, तो वो प्रोटीन क्या होगी, साइटोप्लाज्म में रहने के बजाय वो न्यूक्लियस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और न्यूक्लियस में आप उसको आसानी से लोकलाइज्ड कर सकते हो।
तो ये देखिए आप, नॉर्मल पायरुवेट काइनेज जो ये एक एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, विजुअलाइज्ड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस आफ्टर ट्रीटिंग कल्चर्ड सेल्स विद अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज लोकलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये नॉर्मल है ना जो आपका पायरुवेट काइनेज है जो कि आपको आसानी से साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहा है। ये एक सेल है, आप ये देखिए सेल है, ये पूरी इस सेल का ये तो साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है और साइटोप्लाज्म इसका बिल्कुल चमकीला येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पायरुवेट काइनेज जो प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में ही है, यानी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है। ठीक है, अब इसका काइमेरिक पायरुवेट काइनेज बना दिया गया। काइमेरिक पायरुवेट काइनेज कौन सा, जिसके अंदर क्या किया, एनएलएस सीक्वेंस को इसके एन टर्मिनस पे अपेंड कर दी गई, उसके साथ में उसकी सीक्वेंस को जोड़ दिया गया। एनएलएस सीक्वेंसेस को, जो कि मैंने बताया 7 अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है उसको क्या किया गया, इस जो पायरुवेट काइनेज जो प्रोटीन है उसके एन टर्मिनल पे इसको जोड़ दिया गया। और जोड़ करके जैसे ही देखा, अब आप ये देखिए बिल्कुल ये न्यूक्लियस इसका चमकीला दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या हुआ, जैसे ही हमने पायरुवेट काइनेज जो प्रोटीन था उसके एन टर्मिनल पे जैसे ही हमने एनएलएस सीक्वेंस जोड़ा, वो क्या हुई, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहने के बजाय अब कहाँ चली गई, वो न्यूक्लियस में चली गई। और न्यूक्लियस में जाने से क्या हुआ, वो प्रोटीन के अंदर जैसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जुड़ा है तभी गई वो। ठीक है, तो जैसे ही जुड़ी वो न्यूक्लियस में चली गई और इस समय ये पता लगा कि जो एनएलएस जो सीक्वेंसेस होती है वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट के लिए एनएलएस सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो प्रोटीन्स है इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बन गई, अब उसको न्यूक्लियस की तरफ जाना है, तो उस प्रोटीन को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वन कैन विजुअलाइज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस by coating gold particles with a nuclear localization signals, injecting the particles into the cytosol and then following their fate by electron microscopy। अब क्या किया इसको, इसमें जो न्यूक्लियर प्रोटीन थी ना उसको गोल्ड पार्टिकल से कोट कर दिया गया। ठीक है, और किसके साथ में, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स के साथ में इसको कोट कर दिया गया और उसको क्या हुआ, साइटोसोल में इंजेक्ट कराया गया। और इंजेक्ट कराने के बाद में इसका पाथ देखा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। जैसे आपने गोल्ड पार्टिकल से इसको कोट कर दिया, उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम इसका पाथ देख सकते हैं भाई किधर किधर ये जा रही है, और इसका ट्रांसपोर्ट हम आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स बाइंड टू द टेंटिकल लाइक फाइब्रिल्स that extend from the scaffold nucleophorines at the rim of the NPCs into the cytosol and then proceed through the center of the NPC। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो गोल्ड पार्टिकल कोटेड जो प्रोटीन है ये क्या करती है, सबसे पहले ये साइटोसोलिक फाइब्रिल के साथ में बाइंड करती है। ये साइटोसोलिक फाइब्रिल कहाँ से निकल रहे हैं, आपको पता है कि ये जो इसकी जो एनपीसी उसकी ये जो रिम बनी हुई है चारों तरफ, इससे ये निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो गोल्ड जो कोटेड जो प्रोटीन है सबसे पहले वो कहाँ बाइंड होती है, आपकी साइटोसोलिक फाइब्रिल्स पे बाइंड करती है। Presumably the unstructural region of the nucleoporins that form a diffusion barrier for large molecules are pushed away to allow the coated gold particles to squeeze through। अब इसमें क्या हुआ, जो आपकी जो लार्ज प्रोटीन्स है ना वो उसको पुश्ड आउट होती है, पुश्ड अवे होती है किसके द्वारा, इन फाइब्रिल्स के द्वारा, और ये न्यूक्लियोपोरिन्स के अनाजो अंदर अनाजो चली जाती है। यहाँ पे इसमें प्रोटीन आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एनपीसीज डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स in that it occurs through a large expandable aquaspores rather than through a protein transporters spanning one or more lipid bilayer। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है एनपीसीज के द्वारा ये थोड़ा सा डिफर करता है किससे, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि वो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से होता है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोपोरिन से ये ट्रांसपोर्ट होता है। For this reason, fully loaded nuclear proteins can be transported into the nucleus through an NPCs and newly formed
ribosomal subunits are transported out of the nucleus as an assembled particles. अब जो प्रोटीन्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है बेसिकली, ये दो एक फिगर दिए हुए हैं बेसिकली। एक तो सॉल्युबल फेज में प्रोटीन्स कैसे इंपोर्ट होती है। बेसिकली ये जो आपकी प्रोटीन है, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल डायग्राम, हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। ये आपकी प्रोटीन है और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है, इसके साथ में बाइंड करती है, जिसके अंदर एनालस सिग्नल्स है, और ये इम्पोर्टेंट के साथ में बाइंड करती है, और इस जो आपका एनपीसी जो कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू अंदर आ जाती है। इम्पोर्ट कार्गो अलग हो जाता है, ये प्रोटीन अलग हो गई आपकी, और इम्पोर्टेंट जो उसको लेकर के आ रही है वो अलग हो जाती है। अब क्या मैकेनिज्म होती है अपन आगे डिटेल में लेंगे। यहाँ पे आपकी एक्सपोर्टिन जो कि बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट जो कार्गो प्रोटीन है, जिसमें एक्सपोर्ट सिग्नल्स होते हैं, वो एक्सपोर्टिन के साथ में बाइंड करती है, इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से पास आउट होती है, और दोनों अलग अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट प्रोटीन होती है। अब ये किस प्रकार से होती है, इसको हम आगे डिटेल में लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।